Good morning. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, Hmm. sir, in case of TCP, sir, the window size is 16 bits. So the maximum amount of data that window can hold, yeah, the maximum size of window can be 65,535 bytes. Sir. So that value is how we got, sir, like 2 to the power 16. By that process, we got the value. But how is it signifying, sir? Like how byte is associated with that value, sir? We will discuss. ओके तो हम लोग सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि मार्की वाला क्वेश्चन अगर डिस्कशन करना हो तो बताओ, उसमें से किसी को ऐसा क्वेश्चन लगा होगा जिसको वो बता नहीं पाया। हम लोग एक्चुअली कल ही करना चाहिए था, कल दिमाग से निकल गया था, तो हम लोग उसको डिस्कस कर ले, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट ले शुरू करते हैं। किसी को समझना है जो मार्की हुआ क्वेश्चन था, या एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग एक बार रिव्यू कर लें? सर स्लाइड ओपन कीजिए सर। क्वेश्चन वाला? यस सर। ओके ठीक है। देखो, अभी तुरंत हम लोग नेटवर्क कंप्लीट किए हैं, इसलिए सभी सब ताज़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट इज डेटाग्राम, ये सवाल जिससे पूछा गया था उसको याद होगा। सर मेरे से हाँ, यस, सर क्या कमल? सर ये क्वेश्चंस मेरे से ही पूछा गया था सर। ओके, तो डेटाग्राम नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट है, जो हमारा पैकेट फिशिंग में जो पैकेट यूज होता है, दैट इज नथिंग बट अ डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या है? तो डेटाग्राम नेटवर्क लेयर का पैकेट है जिसका राउटिंग हमारा पैकेट स्विचिंग के हिसाब से होता है। ओके, दैट इज, यही है हमारा डेटाग्राम। इसका सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था इंटर डोमेन इंट्रा डोमेन। इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन, इंटर डोमेन का मतलब ये हो गया जो दो डोमेन के बीच में, और इंट्रा डोमेन मतलब इनसाइड वन डोमेन। अगर इंट्रानेट है, इंट्रानेट के अंदर राउटिंग हो रहा है, एक इंटरनेट है हमारा, उसके अंदर अगर राउटिंग हो रहा है, दैट विल बी इंट्रा डोमेन। अगर दो या दो से अधिक ऑटोनोमस है नेटवर्क है और सबके बीच में हो रहा है तो इंटर डोमेन। ओके, तो हमारा इंटरनेट जो है दैट इज द काइंड ऑफ इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। इंटर डोमेन सर। इंटर डोमेन, ओके। इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट, इंटरनेट एक्सट्रानेट वही है हमारा एक ऑटोनोमस सिस्टम जो है, ऑटोनोमस जो नेटवर्क है जो इंटरनेट मॉडल को यूज कर रहा हो तो हम उसको इंट्रानेट बोलेंगे। और इंट्रानेट closed network, that is intranet, and this closed network is open to whole world
that will be connected to internet. इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों के बीच में एक्स्ट्रानेट हमारा वो इंटरनेट जो ओपन फॉर ऑल नहीं है बट ओपन फॉर फ्यू पर्सन है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ लोग हैं Authorized जिनको access, sir. दिया गया है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद था हमारा नेटवर्क लेयर का फंक्शन। नेटवर्क लेयर के फंक्शन में तो सबसे पहले तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो OSI लेयर जब शुरू किए थे हम लोगों ने वही नेटवर्क लेयर के बारे में बोला था कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करेगा, होस्ट टू होस्ट ये डिलीवरी करेगा। और जब होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करेगा तो एक तो वो बात हो गया, होस्ट टू डिलीवरी करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं Congestion control, sir. Internet working. इंटरनेट वर्किंग, राउटिंग एंड कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा एक IP एड्रेस दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है। ठीक है, यही सवाल लगता है कोमल का था कल। ठीक है, तो IP एड्रेस को देखो और बताओ कि इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या है। 130.1, sir. 130.1, तो बाकी Yes. 00 कर दिए तो हमारा क्या हो गया, वो नेटवर्क एड्रेस हो गया। और 00 की जगह 255 कर देंगे तो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। यहाँ देखो मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। एक होस्ट है और ट्रिकी है, एक होस्ट है जिसका IP एड्रेस 200.100.1.1 है एंड ये डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है उस नेटवर्क के सभी होस्ट को, जिस नेटवर्क में वो है, जिस नेटवर्क में वो है उसमें सभी होस्ट को ये डेटा पैकेट डिलीवर हो ऐसा चाह रहा है। तो वो जो डेटा पैकेट कॉन्फ़िगर करेगा, जो डेटाग्राम बनाएगा, उसमें सोर्स IP एड्रेस क्या होगा और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा। सोर्स में वही रहेगा सर और डेस्टिनेशन में लास्ट वाला 255 हो जाएगा क्योंकि क्लास सी का है सर। यस गौरव। सर 5 नंबर क्वेश्चन दिखाइए सर। इसमें सर IP एड्रेस है तो नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं सर? वो देखो सबसे पहले तो तुमको हैंड डाउन कर दो, क्लास IP एड्रेस को देख के क्लास तुमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर क्लास तुमको पता चल जाता है तो तुमको यही पता चल जाएगा कि उसमें कितना ऑक्टेट जो था वो नेटवर्क के लिए था और कितना होस्ट के लिए था। ठीक है, 130 है, इसका मतलब 0 से 127 था क्लास A का, तो 128 वाला जो रेंज है वहां से लेके 191 का जो रेंज था वो हमारा क्लास B का था। ठीक है, तो हम 130 यही था ना, 130, तो 130 हमारा क्लास किस क्लास में है बताओ गौरव? क्लास 20 सर। क्लास B में, तो क्लास B में कितना ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए? क्लास B में कितना ऑक्टेट गौरव? सर याद नहीं है। अरे 1 2 3, क्लास A में 1 ऑक्टेट, क्लास B में 2 ऑक्टेट, क्लास C में 3 ऑक्टेट। 1 2 3 तो है, 1 2 3। ठीक है, और हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, ये पता है तुमको। यस टोटल 4 ऑक्टेट है, तो 1 ऑक्टेट उधर मान रहे हैं तो बाकी बचा 3 ऑक्टेट, इधर 2 मान रहे हैं तो बाकी बचा 2, इधर फिर क्लास C में 3 ऑक्टेट मान रहे हैं तो बचा 1, तो जो बचा वो किसका हो गया? होस्ट का हो गया। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। तो अगर क्लास B का है ये अगर, तो इसका मतलब पहला दोनों ऑक्टेट, पहला वाला और ये वाला, ये नेटवर्क का होगा और ये दोनों होस्ट का होगा। तो होस्ट वाले जगह पे 00 कर दो, तो हमारा जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो बनेगा 130.1.0.0, ये नेटवर्क हो गया। यस सर। ठीक है, होस्ट को 0 कर देते हैं, तब हमारा वो नेटवर्क ID, नेटवर्क वाला अगर ऑक्टेट सिर्फ 1 है और बाकी उधर 0 है तो हम उसको बोलेंगे नेटवर्क एड्रेस हो गया। ठीक, यस और सर। अब मान लो वहां पे 00 जहाँ रखे हो वहाँ 0.1 रखते हैं तो किसका एड्रेस होगा? यस सर। 130.1.0.1, ये एड्रेस किसका होगा? होस्ट होस्ट का होगा।
इस नेटवर्क के Yes. एक होस्ट का होगा, इस Yes. नेटवर्क के अंदर एक होस्ट उसका होगा, ठीक है। वैसा ही हमारा 2⁻16 - 2 होस्ट होगा। अब रहा बात कि अगर इसी के अंदर का कोई एक होस्ट, उतना 65,525 होस्ट है, उसमें कोई एक होस्ट सारे 65,000 को मैसेज करना चाहता है, तो उस मैसेज को हम लोग बोलते हैं ना दैट इज ब्रॉडकास्ट मैसेज। और ब्रॉडकास्ट मैसेज कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे एड्रेस वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 255, ये तो नेटवर्क वाला तो रहेगा ही 130.1, यहाँ .255.255 लिख देंगे, हो गया। Yes. ठीक है। अब ये वाला सवाल एकदम मिलता जुलता है, ये है 200 मतलब 191 के आगे का है, मतलब क्लास सी है। क्लास सी मतलब 1 2 3 3 नंबर, मतलब 3 ऑक्टेट हो गया नेटवर्क आईडी, तो पहला दूसरा तीसरा, ये नेटवर्क आईडी रख दो, होस्ट को 0 कर दो, तो कितना नेटवर्क आईडी हो जाएगा मेरा 200.100.1.0, ठीक है, समझे गौरव? Yes. बोलो, नहीं समझ में आया वो भी बोलो, समझ में आया वो भी बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्या? सर इसको रिपीट कीजिए ना थोड़ा। हाँ करें। गौरव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। Previous question समझे सर, ये वाला नहीं समझे सर। ठीक है, ऐसा समझो कि ये किस क्लास का है, तुम ही बताओ, तुमको जवाब देना है, किस क्लास का है? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी में कितना ऑक्टेट नेटवर्क के लिए? 1 2 3 3 ऑक्टेट। 3 ऑक्टेट मतलब 3 ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट, ये नेटवर्क का हो गया। और लास्ट वाला बचा एक ऑक्टेट बचा होस्ट का, दैट इज लास्ट वाला 1, तो होस्ट आईडी को, होस्ट पार्ट को 0 कर दो, तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, नेटवर्क एड्रेस बनेगा ना। Yes sir. तो हमारा नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा 200.100.1.0, 0 yes. और होस्ट पार्ट को जिसको 0 किए हो उसी को 255 कर दो, तो ये उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट पैकेट हो जाएगा, Yes sir. समझ गया। ठीक है। मान लो हम सारे लोग जितने लोग बैठे हुए हैं वो हम लोग 255 से ज्यादा तो है नहीं, तो क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है, मान लो यही है हम लोग का जो नेटवर्क है, हम लोग सारे के सारे लोग 200.100.1.0 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, सबको 1 2 3 4 5 6 करके सबको मिला हुआ है, ठीक है। इसमें हम कुछ पीडीएफ तुमको सेंड किए और हम चाहते हैं वो पीडीएफ सबको मिल जाए, जो पीडीएफ सबको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल अलग अलग लोग को अलग अलग पैकेट बना बना के भेजें, या फिर हम एक पैकेट बनाएं जिसमें डेटा रहेगा, वो डेटा जो हम भेजना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन में लिख देंगे 200.100.1.255। Yes sir. तो ये क्या होगा कि 200.100.1 इस नेटवर्क में जितने लोग हैं उस सबको वो पैकेट डिलीवर हो जाएगा। क्या समझ में आया? Yes sir. समझ में आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर ये हो, उसका आईपी एड्रेस ये है, अगर एक पैकेट सेंड करना चाहता है तो उसके पैकेट में सोर्स आईडी तो उसका अपना ही वाला रहेगा, सोर्स आईडी तो वही रहेगा जो उसका है, और डेस्टिनेशन आईडी में नेटवर्क होस्ट पार्ट को 255 कर देंगे, ठीक। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेस में क्या है। क्लासफुल के साथ प्रॉब्लम ये था कि हम 3 ही क्लास में बांटे थे और ऑक्टेट में डिवाइडेड था, मतलब अगर हम क्लास सी की बात करें तो 255 होस्ट, 254 होस्ट मतलब 2⁸ 2, और क्लास बी की बात करें तो 2⁻16 - 2, तो कहाँ 254 और कहाँ 65,000, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, बहुत ह्यूज गैप है। अगर हम क्लास ए की बात करें तो 2⁻24 - 2, वो और ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा। तो अगर मान लो किसी को एक आईपी एड्रेस चाहिए, अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से बात करें तो हमको अगर एक क्लास सी का भी आईपी एड्रेस हमको मिलता है तो हमको 254 होस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, और मान लो हम 100 ही कनेक्शन बांट पाए तो रेस्ट 154 154 आईपी एड्रेस हमारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला कंडीशन था कि जिसको जितना आईपी एड्रेस अलोकेट किया जाए वो अगर मिसयूज हो रहा है, मतलब यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो वेस्ट हो रहा है, और आईपी एड्रेस हमारा ऐसा ही हमारा कम हो रहा है, कम पड़ रहा है, क्योंकि आजकल जितना नेटवर्क यूज हो रहा है वो एग्जॉस्ट हो गया है।
तो दूसरा आइडिया था कि हम क्लासलेस की बात करें। क्लासलेस में किसी क्लास का बात नहीं होगा, कोई रेंज का बात नहीं होगा। नेटवर्क आईडी मतलब हम एक आईपी एड्रेस लिखेंगे, उस आईपी एड्रेस पे सीआईडीआर नोटेशन के थ्रू फॉरवर्ड स्लैश और एक नंबर हम लिख देंगे वहां पे। उस नंबर के लिखने से क्या होगा कि राउटर पे ये समझ में आएगा वो जो सीआईडीआर नोटेशन है वो हमारा सबनेट मास्क की तरह इस्तेमाल होगा, और सबनेट मास्क की जैसे सीआईडीआर को यूज करके हम उस आईपी एड्रेस से नेटवर्क एड्रेस को पता कर लेंगे, और जब हम माइनस करेंगे 32 में से उसको सीआईडीआर नोटेशन को, तो वो होस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्लासलेस आईपी वाला था। तो क्लासलेस आईपी में ये फायदा ये हो गया कि 2 मतलब एक सिस्टम चाहिए तुमको, ले सकते हो। 2 दो सिस्टम के ले सकते हो। 2 4 सिस्टम के ले सकते हो। जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। हमको ये अगर हमको लग रहा है कि हम 100 ही कनेक्शन बांट सकते हैं, तो हम 2 नियर अबाउट 100 जो आएगा वो लेंगे। 2 होना चाहिए, और सारा रेंज जो मिलेगा वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमको मिल गया 200.100.1.1 और उसके बाद 1.2 और उसके बाद सीधे मिल जाएगा किसी और नेटवर्क का। सारा का सारा जो मिलेगा एक रेंज, कंटिन्यूअस रेंज मिलेगा हमको। ठीक है, ये था हमारा क्लासलेस। क्लासलेस में हमको फायदा ये हो गया कि अब हम क्लास पे डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो पता ही है हाउ मेनी क्लासेस ऑफ IP4। हम लोग टोटल 5 क्लास की बात करते हैं, जिसमें से 3 क्लास जो है, पहला 3 क्लास ABC यूज हो रहा है, और नेक्स्ट वाला क्लास है सारा का सारा ब्रॉडकास्ट के लिए, और उसके बाद वाला जो क्लास E है वो फ्यूचर यूजर्स के लिए और रिसर्च के लिए। ठीक है, CIDR नोटेशन क्या है, अभी हम लोग बात की CIDR नोटेशन क्या है। जैसे देखो, ये वाला देखो, 130.10.1.0.50/20, ये 20 जो है सफिक्स है। सफिक्स मतलब हम बता रहे हैं कि नेटवर्क के लिए इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क के लिए कितना बिट दिया गया है, कितना बिट नेटवर्क के लिए दिया गया है, ये हम बता रहे हैं। और टोटल हमको 32 है मालूम होगा। 32 में से केवल 20 अगर माइनस कर दें तो बचेगा 12। 12 बिट। 12 बिट का मतलब हम 2 to the power 12 - 2 इतना कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनो, हर बार माइनस करना। क्या बोले 20 जो है सर 32 में से हर बार माइनस। मनीष, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, हेलो हाँ, अब आया। सर, ये 20 जो है इसको हर बार 32 से माइनस करेंगे। हाँ, तो और क्या, कैसे पता करोगे तुम। जैसे राउटर पे सबनेट मास्क को आईपी एड्रेस के साथ ऐड करते थे, तब हमको पता चलता था कि हमारा इसमें नेटवर्क पार्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे सबनेट मास्क की आवश्यकता ही नहीं है। सबनेट मास्क की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे जो CIDR नोटेशन है, इसी से हमको पता चल जाएगा कि नेटवर्क एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस वो होस्ट एड्रेस कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिदम की बात थी, इंटर डोमेन राउटिंग एल्गोरिदम। कौन कौन सा था बताओ। Only one, sir. Path vector routing. पाथ वेक्टर राउटिंग एंड hierarchical also. Yes. Hierarchical was also inter domain. Okay. ये हो गया। इसके बाद था DNS। व्हाट इज DNS? DNS इज डोमेन नेम सर्वर For which resolves डोमेन the नेम domain. सिस्टम, और सर्वर में होता है ये। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो हमको DHCP से जब आईपी एड्रेस मिलता है तो हमको आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क मिलता है, डिफॉल्ट गेटवे भी मिलता है, और डीएनएस का आईपी भी मिलता है। तो हमारे सिस्टम में डीएनएस का आईपी रहेगा, एक सर्वर है जिसमें हम अपना डोमेन नेम रिजॉल्व करते हैं। डोमेन नेम रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमको फ्लिपकार्ट लगाना था, फेसबुक लगाना था, और हमको नहीं पता था। हमको अभी विनायक को फ़ोन करना है, हमको फ़ोन नंबर नहीं याद है। क्या करेंगे, हम अपने फ़ोन में फ़ोन बुक खोलेंगे और खोज के विनायक, और विनायक को डायल कर देंगे। तो डायल कौन होगा, नंबर जो विनायक के अगेंस्ट में उसके करस्पॉन्डिंग नंबर पर डायल हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे google.com,
google.com, तो google.com का फोन नंबर क्या है, मतलब आईपी एड्रेस, वो कहाँ से पता चलेगा? डीएनएस सर्वर से। मेरे कंप्यूटर के पास डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, तो मेरा ब्राउजर सीधा वो यूआरएल सीधा सबमिट करेगा डीएनएस सर्वर को कि इसका आईपी एड्रेस बताइए, फोन लगाना है उसको, ठीक है। वहां से वो आईपी एड्रेस मिलेगा और आगे का काम तुमको पता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस जो आईएसपी का जो डीएनएस है वहां पे मेरा यूआरएल रिजॉल्व ना हो, वहां पे मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ हो, तब क्या होगा कि हमारा जो आईएसपी है जिससे वो अपना इंटरनेट कनेक्शन दिया है, हो सकता है वो रीजनल सर्विस प्रोवाइडर हो या नेशनल सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके डीएनएस से वो उसको अगर मान लो उस डीएनएस में नहीं मिला तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, उस डीएनएस का काम है कि वो अपने आगे वाले डीएनएस से रिक्वेस्ट करे, सर ठीक है। और ऐसा लास्ट वहां भी नहीं मिलेगा, फिर रूट डीएनएस जो है वहां पे उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और वहां से मिलेगा वो डेटा। जब वो डेटा फाइनली मेरे आईएसपी के राउटर पे आएगा, आईएसपी के डीएनएस पे आएगा, तो वहां वो सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और है, जैसे हम लोग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक उसी तरह से डीएनएस सर्वर का भी उसके पास भी जो स्टोरेज है वो लिमिट में है, लिमिटेड है। इसीलिए वैसे किसी यूआरएल का इंफॉर्मेशन वो कंटेन क्यों करेगा जो उसके नेटवर्क में कोई पूछे ही नहीं, ओके। इसीलिए होता क्या है कि मान लो वैसा कोई यूआरएल जो हमारे नेटवर्क, हम जिससे जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में किसी ने आज तक यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका आईपी एड्रेस है इस डीएनएस में नहीं मिलेगा, उसको फिर फर्दर आगे उसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा, और रिजॉल्व होने के बाद वो फिर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ वो रहेगा। तो एक टाइम लिमिट है उसका, एक टाइम लिमिट है, ठीक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की तरह कि कौन सा रिप्लेस करना है, किसको रखना है। जो फ्रिक्वेंट रिक्वायर्ड जो यूआरएल है उसका हमेशा रहेगा, और जो कभी कभी होता है जरूरत पड़ने पे उसको फ्लश आउट भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट स्टोरेज नहीं है, ठीक है। इसका था प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट और पब्लिक हमको पता है, प्राइवेट वाला जो हो गया हमारे नेटवर्क के अंदर का जो होता है वो, और पब्लिक आईपी है वो हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा, हमारा इंटरनेट में जो इस्तेमाल होगा वो वाला। और हर क्लास में हमको एक रेंज दिया गया है प्राइवेट आईपी वाला, जो हम उसको यूज करते हैं अपने छोटे से नेटवर्क के लिए। अच्छा, व्हाट इज राउटर? तो राउटर इज नथिंग बट अ device with all bottom three layer, and the router is involved in the routing process. And the routing means that the forwarding and Updating its own table. updating its routing information, ये राउटर का काम है। स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग क्या था? स्टैटिक था हमारा जिसको बोलते थे हम लोग कि नॉन एडाप्टिव, और डायनेमिक राउटिंग मतलब एडाप्टिव। नॉन एडाप्टिव या स्टैटिक में जो राउटिंग इंफॉर्मेशन होता था वो ह्यूमन द्वारा या बोलो नेटवर्क एडमिन द्वारा फीड किया जाता था अलग से, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ये था कि स्टैटिक ही है, उसको अगर कोई ऐसा रूट दिया गया है जो रूट खराब हो गया है, वहां पे कोई राउटर खराब है, लेकिन ये दूसरा रूट अडॉप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसको उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको डिजाइन किया गया था कि जो रूट हम बताएं उसी में आपको डिलीवरी करना है। अगर वो रूट खराब हो गया है या राउटर खराब है या लिंक खराब है तो एडमिन का काम है कि वो आके फर्दर दूसरा रूट अपडेट करे। डायनेमिक राउटिंग में हम लोग का ह्यूमन इंटरफेस इंटरवेंशन नहीं था, सारा राउटर अपना अपना शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज करके अपना एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाएगा, पूरा का पूरा जो हमारा जो टोपोलॉजी है उसका एक ट्री बनेगा, और वो ट्री शॉर्टेस्ट पाथ वाला सबके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो किस नोड पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है उसके हिसाब से शॉर्टेस्ट ट्री फाइंड किया जाएगा, और सारे राउटर टेबल को मैच करेंगे और अपना टेबल उससे क्रिएट करेंगे।
इस तरह से सारे राउटर के पास सारे राउटर का Other routers इंफॉर्मेशन का है कि information. किस हॉप से होके वहां जाना है, किसके हॉप से होके वहां जाना है, ये उनके पास है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, ये खत्म हो गया। और किसी को कुछ डाउट हो गया रहा हो तो पूछो। सर एक लूप बैक का कंसेप्ट था ना सर, क्या बोले? लूप बैक लूप बैक सर 127.0.0.1 बेसिकली सर इसका यूज पर्पस क्या है? तो ये आवाज नहीं आ रही है। 127.0.0.1 ठीक है, हम तुमको दिखाना चाहेंगे कि लूप बैक को हम एक बार हम रन करा रहे हैं अपने पिंग कमांड के साथ, तो क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है 198 सीरीज का है, लेकिन हम देखो लिखते हैं पिंग 127.0.0.1। ठीक है, ये हमको 0% लॉस, ये हमारा एक लूप बैक है। तो इसको हम अपना कार्ड, नेटवर्क कार्ड, उसका फंक्शनैलिटी ठीक है कि नहीं है, ये सब चेक करना करते हैं। अगर इस पे पिंग हो रहा है, इसका मतलब मेरा नेटवर्क कार्ड फंक्शन कर रहा है। यस और ये लूप बैक हमारे नेटवर्क कार्ड में ही एम्बेडेड है। ठीक है, तो नेटवर्क कनेक्शन नहीं होने के बाद भी अगर हम नेटवर्क का बाहर निकाल दें और फिर भी हम पिंग करेंगे इसको, तो हमको पिंग का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग देख चुके सेगमेंट हैं। फॉर्मेट तक देखनी है सर, टीसीपी सेगमेंट हाँ फॉर्मेट। यस, हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमको आज देखना है। हमको आज देखेंगे हम लोग यूडीपी टीसीपी। ओके, यूडीपी भी देखना था ना। सर हो गया, टीसीपी यूडीपी हो गया सर। कहाँ टीसीपी हुआ है? सर टीसीपी का सेगमेंट फॉर्मेट तक देख चुके हैं। हाँ हाँ, उसके बाद आगे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ये यूडीपी पैकेट था, यूडीपी पैकेट तो हो चुका हम लोग का, यूडीपी प्रोटोकॉल। ये सब हो चुका था। यस सर। सेगमेंट Yes, sir. ये हमारा टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट ये भी हो गया था। यस सर, यहाँ पे रिजर्व बिट है, यही सर, यहाँ पे रिजर्व मतलब 6, हमारे पास रिजर्व बिट्स है 6 और एक्नॉलेज नंबर सर, क्या ये वाला सर? अर्जेंट है, एक्नॉलेजमेंट पुश है, ये वाला जो सिंक्रोनाइज है ये है एसी के सर, एसी के, और एक तो है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो 32 बिट्स का है। हाँ तो सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर। हाँ, हम समझाएंगे। तो यहाँ तक हो चुका था, सेक्शन हो गया। ठीक है, अभी एक टॉपिक ये हम देख लेते हैं। अभी टीसीपी कनेक्शन हमारा यहाँ के बाद तो यही बचता है। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी क्या है, मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, उसका डेटा सेंड करेगा और फिर कनेक्शन टर्मिनेट करेगा, जो सर्किट स्विच में हम लोग देखे थे एग्जैक्टली वही। सो इट विल एस्टैब्लिश अ वर्चुअल पाथ between the source and destination. All the segment of the message are sent over the virtual path. Virtual path means जो path है
तो हमारा पब्लिक नेटवर्क, इस पब्लिक नेटवर्क पे एक पाथ हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब वर्चुअल पाथ। दिस वर्चुअल पाथ यूज फॉर इंटायर मैसेज एंड इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन ऑफ डैमेज फ्रेम्स। मतलब वही पाथ, अगर जो पाथ फिक्स हुआ है उसी पाथ से मैसेज जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा और रीट्रांसमिशन होगा। मतलब उस दोनों होस्ट के बीच में या क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक बार अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो उसी कनेक्शन में बात होगा। तो कितना फेज होगा? जैसे सर्किट स्विच पे होता था, बिल्कुल 3 फेज होगा। देयर आर 3 फेज इन द टीसीपी: कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन। टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, इसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। क्यों बोलते हैं 3-वे हैंडशेक? अभी बात करेंगे। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड खोलिएगा सर। सर यहाँ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो सर हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं इनिशियली, वही है ना सर? बिल्कुल, हाँ हाँ। टीसीपी का चीज का हम कह रहे कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन के पहले कनेक्शन क्रिएट होगा, कनेक्शन क्रिएट होगा, उसके बाद चूंकि हम जो दोनों क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो बात है वो टीसीपी कहने का मतलब ये है कि दोनों खड़े हैं, दोनों का डेटा ऐसा नहीं कि अब डेटा सेंड करके ऑफ हो गए या डेटा मिलता रहेगा, मतलब ईमेल टाइप का नहीं है। जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं तो हम पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हुआ हमारा तुम्हारा, तब हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो एक तरह का कनेक्शन हो रहा है और वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स भेज रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, तब डेटा और तब कनेक्शन विड्रॉ करेंगे। सर यहाँ सर्किट स्विचिंग वाला काम नहीं हो रहा? सर्किट स्विचिंग का ही काम हो रहा है, लेकिन सर्किट स्विच हम उसको पैकेट स्विचिंग के हिसाब से कर रहे हैं। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग सर, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो TCP connection establishment, the client send to server the first segment or मतलब synchronized segment in which only the sync flag is set। हम लोग जो 6 फ्लैग देखे थे उसमें SYN फ्लैग है, SYN एक फ्लैग है, that is for the synchronization purpose। और जैसे ही क्लाइंट को सर्वर के साथ हमको एक कनेक्शन ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट क्रिएट होगा और उसमें SYN फ्लैग ऑन रहेगा और SYN सेगमेंट डू नॉट कैरी डेटा बट इट हैज द वन सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग पहले कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट समझ जाएं उसके बाद बात करते हैं। तो हम एक हम सेगमेंट हम भेजे सर्वर को जिसमें सिंक फ्लैग ऑन था, मतलब वो सिंक्रोनाइज के लिए या कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए था। जब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो जब सर्वर को मिला तो सर्वर उसको उसके जवाब में कि हाँ आपका सिंक्रोनाइज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट वाला रिक्वेस्ट हमको मिला है और हम एक्नॉलेज कर रहे हैं इसको, मतलब आई एम रेडी, उसके लिए वो क्या करेगा, उस सिंक और साथ में एसीके ये दोनों सेगमेंट वापस भेजेगा। सिंक इसलिए कि सिर्फ एसीके ऑन रहेगा, मतलब एसीके मतलब एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में कंफ्यूजन ये हो सकता है कोई डेटा तो सेंड किया नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट किस बात का, इसीलिए उसमें सिंक फ्लैग ऑन रहेगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो सिंक एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। उसमें 2 फ्लैग सिंक और एसीके ऑन रहेगा। डन। दिस सेगमेंट हैज अ डुअल पर्पस। It is a SYN segment for the communication in the client and the server as the acknowledgement for the SYN segment. It consumes one sequence number. A SYN plus ACK segment cannot carry data but have one sequence number. इसके बाद क्या हो गया कि क्या ये जो मैसेज था सेंडर को मिला या नहीं मिला। हम तुमको मैसेज दिए कि हमको एक कनेक्शन चाहिए, इधर से मैसेज आया कि हाँ ओके आई एम ओपन नाउ सेंड द डेटा, और वो एक्नॉलेजमेंट सिन और एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिला बाई चांस, तब क्या होगा, तब सर्वर वहाँ पे रिसोर्स ऑक्यूपाई करके वहाँ पे रेडी रहेगा और हम यहाँ से हमको तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिला तो सर्वर का कनेक्शन तो हम समझ रहे नहीं हुआ है। तो इसीलिए 3-वे हैंड चेकिंग बनाया गया। तब क्या होगा, जैसे ही ये मिलेगा तो क्लाइंट सेड थर्ड सेगमेंट
अब क्लाइंट को जैसा ही ये मिलेगा सिंक प्लस एसी के, ये तीसरा सेगमेंट क्रिएट करेगा, मतलब नेक्स्ट सेगमेंट, और दिस इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट। उसके अंदर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, आपका हाँ वाला जवाब हमको मिल गया, वो रहेगा। इट एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द सेकंड सेगमेंट विद द एसीके फ्लैग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड। Note that the sequence number in this segment is the same as the one in the SYN segment. The ACK segment does not have any sequence number. And ACK segment if carry no data consume no sequence number. यहाँ बात समझ में आ गया कि हम रिक्वेस्ट किए, SYN भेजे, वहां से हमको एक्नॉलेजमेंट आया SYN के साथ, और जब हमको मिल गया क्लाइंट, तो हम फिर एक्नॉलेजमेंट भेजे, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की बात करेंगे, बात बात सीक्वेंस नंबर की, सीक्वेंस नंबर भेजे गए है क्या कि हमारा जो सीक्वेंस नंबर है 32 बिट का एक डेटा है जो रैंडमली चूज किया जाएगा बताने के लिए कि हम कितना बाइट भेज रहे हैं। ये हमारा स्ट्रीम बेस्ड हमारा प्रोटोकॉल है, तो इसमें हर बाइट बाय बाइट का इंफॉर्मेशन रखा जाएगा, बाइट बाय बाइट का इंफॉर्मेशन इसको रखा जाएगा। तो कितना बाइट भेज रहे हैं हम उसको सीक्वेंस नंबर से डिनोट करते हैं, और वो सीक्वेंस नंबर, मान लो हम एक सीक्वेंस नंबर भेजे 5000, ओके, तो 5000 सीक्वेंस नंबर में कुछ डेटा गया, और वो डिलीवरी होने के बाद अब एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा, हम तो वैसे बहुत सारा सेगमेंट भेज रहे हैं, तो हमको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट हमको मिल रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट जब मिलेगा नेक्स्ट सेगमेंट नंबर मिलेगा, मतलब 5000 सेगमेंट नंबर 5000 भेज रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट में 5001 लिखा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग पिक्चोरियल रेफरेंस से समझेंगे इसको। ओके, यहाँ तक हो गया बात। अब देखो कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, इसको ऐसे समझते हैं कि क्लाइंट एक पैकेट एक सेगमेंट कॉन्फ़िगर करता है, जो एक ऐसा ही रैंडमली हम 8000 सेगमेंट हम स्टार्ट, इसका नंबर देते हैं 8000। ठीक है, उसमें हम एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन फील्ड, ये एसीके और सिंक, ये दोनों हम इसमें एक्टिव किए और इसको भेज दिए। और ये पैसिव ओपन था, ये एक्टिव ओपन है। पैसिव ओपन का मतलब होता है ये ओपन तो है लेकिन जब तक इसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक इस टुवर्ड दिस क्लाइंट ये एक्टिव नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सर्वर भी अपने से एक रैंडम सीक्वेंस नंबर स्टार्ट किया, ठीक है, और इस सेगमेंट नंबर का नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर में दिया 8001, ताकि इस क्लाइंट को समझ में आए कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है मेरे 8000 सीक्वेंस का है, मतलब इसका रिप्लाई है, ये समझ में आएगा हमको। इसमें हमको सिंक मिल गया, ठीक है, ये हमको यहाँ मिल गया। इसके बाद ये फिर रिप्लाई करेगा, इसको कि हाँ हमको मिल गया। अब क्या होगा कि वह सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, ओनली एक्नॉलेजमेंट पैकेट अगर जा रहा है, सेगमेंट जा रहा है, उसमें कोई डेटा नहीं है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट तो आपको नहीं चाहिए, ये चाहिए विनायक, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। तो हमको सेगमेंट नंबर तो इसलिए भेज रहे थे ना कि हम सेगमेंट नंबर तुमको बताएंगे, तो उसके रेफरेंस में तुम हमको बताओगे कि हम आपको कौन सा सेगमेंट का हम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो सेगमेंट नंबर भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो एक सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, द एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट विच डू नॉट कंटेन डेटा विल नॉट होल्ड एनी सीक्वेंस। तो हम उसी सीक्वेंस को यहाँ यूज करेंगे, पहले वाला सीक्वेंस ही, नया सीक्वेंस इसके लिए हम क्रिएट नहीं करेंगे। क्लियर है? यस ठीक है सर, ये इस तरह कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ना सिन और एसी के भेजा जा रहा है कि एक वर्चुअल पाथ एस्टैब्लिश हो जाए, फिर डेटा बस हाँ बिल्कुल, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, मेरा एस्टैब्लिश हो गया, तो ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लेवल पर हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन तुम अगर नेटवर्क लेयर पे सोचो तो वहां पे तो वर्चुअल पार्ट जो वीपी बनाए थे हम तो हर राउटर पे वो इंफॉर्मेशन रखा गया था, वो नेटवर्क लेयर का टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो कैसे कनेक्शन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है सर, यहाँ जो एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेज रहा है सर, वो यही है ना कि वो रेडी है, तैयार है, मतलब कि कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपका जो रिक्वेस्ट है आई एम रेडी फॉर दैट,
और सर अगर फिर मान ये लो कि अगर acknowledgement- सर्वर ओवरलोडेड है, उसके पास सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड है और वो नया कनेक्शन बनाने के कंडीशन में नहीं है, तो वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि अभी मेरा क्रिएशन नहीं हो रहा, हमारा जो अभी जो कनेक्शन ओपन नहीं हो पाया। ठीक है, सर यहाँ क्लाइंट दोबारा एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है? क्लाइंट दोबारा एक्नॉलेज, इसी को 3 वे हैंड शेकिंग इसलिए कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा स्टोरी है कि 2 टापू है और नीचे है, दोनों जगह शानी के ऊपर खड़े हैं और नीचे भी है, और इधर का और इधर का, ये दोनों सिनाई से अटैक कर दे तो हम जीत सकते हैं, मतलब ये जीत सकता है। तो कब अटैक करना है इसके टाइमिंग के लिए ऐसा ही कुछ स्टोरी मुझे याद नहीं ठीक से। तो इस टापू वाला एक मैसेंजर को भेजता है इसके पास, ये हम लोग सोच रहे हैं कि जो नीचे टापू में जो सैनिक है उसको उस पर अटैक कर दिया जाए, फलाने टाइम में अटैक करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? बोले हाँ ठीक है रेडी, हम लोग मंडे के रात में 9 बजे अटैक करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका जो सेनापति था उसको पता ही नहीं है कि जो मैसेंजर जो था उसी नीचे से होके गया था, तो हो सकता है दुश्मन के हाथ लग गया हो और ये मैसेज वहां पहुंचा ही नहीं हो, तो ये मंडे को रात के 8 बजे अटैक कर देगा तो अकेला पड़ जाएगा, Yes, sir. अकेला पड़ जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा कि मान लो उधर वाला अटैक उसको तो मैसेज ही नहीं मिला, ये अटैक कर दिया तो हार हो जाएगा। ओके, तो बोला कि ठीक है, तो तुम वहां से मैसेज दे के जब मेरे पास आके बोलोगे हाँ मैसेज डिलीवरी कर दिए हैं, तब हम समझेंगे कि मैसेज मिल गया है, ये काम तो हो गया। मैसेंजर गया वहां जाके मैसेज दिया और आके बताया मैसेज दे दिए हैं, बोला ठीक। अब उधर टापू वाला बोला कि भाई हम तो यहाँ हाँ बोल दिए हैं, ये तो जाएगा हाँ बोलने के लिए, उसको तो जाएगा तो उसी एरिया से, अगर बीच में पकड़ा गया तो उन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि 8 बजे अटैक करने के लिए हम रेडी हैं, अटैक करने के लिए रेडी हैं। तो मैसेज का आदान प्रदान हुआ, ये तो पता चलना चाहिए ना। अब जो ए वाला है उसको पता है कि हम 8 बजे रात में हम अटैक करेंगे और ये मैसेज उनको बता दिए हैं और वो भी रेडी हैं, वो भी रेडी हैं। लेकिन जो टीम बी है उसको वो कंफर्म नहीं है, वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है कि हम जो हाँ बोले हैं, ताकि मेरे हाँ बोलने पे ही मंडे को करेगा 8 बजे, हम लोग दोनों को साथ में करना है। समझ में आ रही है बात? तो हम तो बता दिए, अगर मान लो बीच में मैसेंजर पकड़ा गया होगा, अगर वो हाईजेक हो गया होगा, किडनैप हो गया होगा, तो ये मैसेज तो गया नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूजन में रह जाए और हम लोग अकेले 8 बजे रात में आक्रमण कर दें और हम लोग हार जाएं, अजीब सेना बड़ा है उनका। ठीक, तो इसीलिए थ्री वे हैंड चेकिंग किया गया कि आपको बोले, आप रिप्लाई किए और आपका जवाब हमको मिल गया है, ये बात भी हम भिजवा दिए। अब इसके बाद मैसेंजर पकड़ा जाता है चाहे नहीं जाता है, मैसेज फेल हो जाता है, तब कोई बात नहीं, दोनों लोग को पता है कि रात में 8 बजे अटैक करना है। ठीक है, और जो एक होता है कि हम मैसेज भेजे और हमको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसको बोलते हैं 2 वे हैंड चेकिंग, 2 वे हैंड चेकिंग, इसको बोलते हैं 3 वे हैंड चेकिंग। एक 4 वे हैंड चेकिंग भी होता है, लेकिन उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको नहीं कंटेंट किया। यह बात हो गया, रिक्वेस्ट भेजे, कंफर्म किया, कंफर्म हमको मिल गया है, ये बात हम फिर दोबारा कंफर्म कर दिए। अब सबको पता है, इसके बाद अब डेटा सेंडिंग शुरू होगा। ठीक है, नाउ डेटा ट्रांसफर, आफ्टर कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, bi-directional data transfer can take place. The client and the server can both send data and acknowledgement. Data traveling in the same direction as an acknowledgement are carried on the same segment. Carried on the same segment, the acknowledgement is piggybacked with the data. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो दो क्लाइंट और होस्ट, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट में डेटा भेज रहे हैं, वहां हमको उसका सर्विस में डेटा मिल रहा है। जो डेटा जो आ रहा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो एक्नॉलेजमेंट होगा, हम एक्नॉलेजमेंट अलग से ना भेज के हम डेटा पैकेट हम जो सेगमेंट बनाएंगे उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पिगी बैकिंग या पिगी बैक एक्नॉलेजमेंट। जैसा ठीक है, वार्निंग हमको अलग से पैकेट नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से सेगमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए नया सेगमेंट हमको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हमको पता है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए वो सीक्वेंस नंबर वो होल्ड नहीं करता है, तो कोई सीक्वेंस हमको नहीं बनाना पड़ेगा। Okay, when connection is established, then client send 2000 bytes of data into the example लेके समझ रहे हैं हम लोग,
सपोज करो कि हम कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया एंड डेटा सब गोइंग, द क्लाइंट इज सेंडिंग 2000 बाइट्स ऑफ डेटा इन 2 सेगमेंट, 1000 बाइट का 2 सेगमेंट हमको दिखा रहे हैं कि क्लाइंट भेज रहा है। कैसे भेजेगा, कैसे सीक्वेंस नंबर होगा, ये अभी हम दिखाएंगे तुमको। 2000 बाइट का डेटा भेज रहा है और उधर से जो क्लाइंट है, सॉरी सर्वर है, वो 2000 बाइट का एक ही सेगमेंट भेज रहा है। ये 1000 का 2, वो 2000 का 1। ठीक है। एंड फाइनली हमको क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जिसमें वो ये बताएगा, अगर मान लो हमको लास्ट में कोई डेटा नहीं भेजना है, डेटा सारा खत्म हो गया, तो हम क्या सिर्फ एक्नॉलेजमेंट हमको भेजना पड़ेगा। और एक्नॉलेजमेंट को कोई अलग से सीक्वेंस नंबर नहीं होता है, जो डेटा आया, जो हम इसके पहले जो सीक्वेंस नंबर यूज किए थे, उसी सीक्वेंस नंबर से हम उसको भेजेंगे। ठीक है। द फर्स्ट 3 सेगमेंट carry both data and acknowledgement, but the last one carries only the acknowledgement. The data segment sent by the client have the PSH, मतलब push flag shape, so that the server TCP knows to deliver data to the server process as soon as they are received. खासकर हमारा जो रियल टाइम डेटा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि it is used in the situation where delayed transmission and delayed delivery of the data may not be acceptable by the application program. तो हम क्या करते हैं, वैसा डेटा जो जैसे ही रिसीव होने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको तुरंत एप्लीकेशन को डिलीवर कर दिया जाए, वैसा जो सेगमेंट होगा उसमें PSH जो फ्लैग होगा वो ऑन होगा। ठीक है। देखो ये कैसे हो रहा है, हम लोग इसको समझते हैं। हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, वो सीक्वेंस नंबर 8000 था, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 8001 क्लाइंट सिलेक्ट करता है और जो क्या बोलते हैं, सर्वर जो रिप्लाई किया था, कनेक्शन के लिए एक्नॉलेज किया था ACN और प्लस हमारा सिंक प्लस AC के, तो उसका जो सीक्वेंस नंबर था वो था 15001, आई थिंक 15001 था, 15000 था सीक्वेंस नंबर। तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट था वो 15001 था। तो यही एक्नॉलेजमेंट यूज करके, इसका 15001 सीक्वेंस यूज करके हम लोग बता रहे हैं कि हम डेटा भेज रहे हैं। ये ACK फ्लैग ऑन एंड पुश फ्लैग ऑन। यहाँ इसमें डेटा हमको 1000 बाइट इसमें, 1000 बाइट इसमें हम भेजे हैं। तो 8001 से शुरू किए, 8001 सेगमेंट शुरू किए 9000 बाइट तक, मतलब बाइट बाई बाइट इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। तो हम जब 9000 तक हो गया, तो 9000 के बाद हमारा जो अगला 1000 बाइट होगा, तो 9001 से सेगमेंट शुरू होगा मेरा, लास्ट 10000 तक जाएगा। हम ये पूरा का पूरा हम भेज दिए। सेगमेंट नंबर 8001 में 1000 बाइट भेजे और सेगमेंट कर रहे हैं, सीक्वेंस 9001 में हम फिर 1000 बाइट भेज दिए। ओके। यहाँ फिर सर्वर क्या किया कि ये हमको AC के एक्नॉलेजमेंट किया इस 1001 का, मतलब 1000 बाइट किया था लास्ट में, तो 1001 नेक्स्ट बाइट भेजिए। ठीक है। नेक्स्ट बाइट को रिक्वेस्ट किया एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और ये सीक्वेंस नंबर 15001 वही यूज किया है जिस सीक्वेंस को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और जब ये इसके साथ डेटा भी गया है और ये डेटा 2000 बाइट भेजा गया, देखो 15001 से लेके 17000, ये इतना बाइट डेटा इसके साथ लगा हुआ है। और बाद में जब इसको क्लाइंट मशीन को इसको वापस भेजना है, तो ये क्या भेज रहा है, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। और इसमें 17001 एक्नॉलेजमेंट लिख रहा है, मतलब कि नेक्स्ट बिट आप भेज, नेक्स्ट बाइट आप भेजिए। ठीक है। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। सर पहला 2 सेगमेंट का सर एक्नॉलेजमेंट एक ही साथ भेजा है सर सर्वर। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। और ये RWND, ये जो है हमारा, ये है विंडो साइज। ठीक है। तो विंडो साइज है, तो देखो ये लास्ट वाला सीक्वेंस था 10000, उसी 10000 को यूज करके अगला भेज दिया। ठीक है। इसके लिए अलग से, चूंकि एक्नॉलेजमेंट है नो डेटा, तो कोई सीक्वेंस नंबर यूज नहीं हुआ है। ये हमारा हो गया डेटा कैसे सेंड होता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। गौरव, कोमल,
सर इसको विकास कहाँ है? ये विकास, हाँ कौन बोला? सर ये डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा है सर। डायग्राम, अच्छा हम लोग इसको एग्जाम्पल दिए हैं, उसी के अनुसार हम लोग बोले। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि 1000 बाइट का सेगमेंट, 2 सेगमेंट, टोटल 2000 बाइट का सेगमेंट भेज रहा है क्लाइंट, ठीक है। और रिप्लाई में सर्वर 2000 बाइट का एक सेगमेंट भेज रहा है। ये 1000 बाइट का जो सेगमेंट है जो क्लाइंट भेज रहा है, और ये 2000 बाइट का एक सेगमेंट है जो सर्वर भेज रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस एरो सर। देखो, ठीक। अब हम लोग क्या बोले कि 32 बिट 2 टू द पावर 32 इतना सेगमेंट होता है, सीक्वेंस होता है, पर सेगमेंट बोल दे रहा है। सीक्वेंस नंबर जो है हमारा वो 32 बिट का है, तो 32 बिट बहुत बड़ा संख्या होता है। तो रैंडमली कोई भी सीक्वेंस नंबर हम यूज कर लेते हैं अपने पैकेट में, अपने सेगमेंट में, ताकि हमको जब रिप्लाई मिले तो हमको कैसे पता चलेगा? हम तो बहुत सारा सेगमेंट भेज रहे हैं, तो हमको किस सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है हमको कैसे पता चलेगा? पहला बात। दूसरा बात ये कि हम बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन होता है टीसीपी से। जब स्ट्रीम ओरिएंटेड होगा तो हम हर बाइट का इंफॉर्मेशन रखेंगे, बाइट बाय बाइट हिसाब रखा जाएगा, ठीक है। तो कितना बाइट हम भेज रहे हैं वो भी हम सीक्वेंस नंबर से जान सकते हैं। 8001 से शुरू किए, 8001 से शुरू कर रहे हैं, और हम 1000 बाइट भेज रहे हैं। तो 8001 से देखो, 8001 से लेके 1000 करेंगे तो 9000 आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक, तो हम ये पहला वाला हम भेज दिए, इसमें ए और पी दोनों हम ऑन किए हैं, और बाकी जो 5-4 बिट बचा उसको ऑफ करके छोड़े, हम इसको डेटा भेज दिए। और इसके साथ जो एक्नॉलेजमेंट जो 15001 है, ये इसलिए है कि ये जो रिप्लाई किया था कनेक्शन का, ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस था वो 15001 था। तो हमको बताना पड़ेगा कि आप भूलिए मत हमको, ऐसा नहीं कि आप भूल गए हैं। तो 15001 नंबर टोकन नंबर से आप हमको अलाउ किए थे, ठीक है। हम इसको हम लोग सेशन लेवल पे और अच्छे समझेंगे। तो हम याद दिलाने के लिए सर्वर को, मेरा और आपका जो ओपन हो चुका है कनेक्शन, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो जिस सीक्वेंस से हमको भेजा था वो हम भेजेंगे साथ में। समझ में आ रहा है? तो हम 15001 ये वही सीक्वेंस नंबर है जिससे हमको सर्वर कनेक्शन ग्रांट किया था, ओके। तो उस सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट के रूप में भेज दिए कि भाई आपका उसी रिक्वेस्ट का हम जवाब भेज रहे हैं, डेटा। आप बोले थे ओके कनेक्शन डन, ले लीजिए डेटा। तो हम इसीलिए वो हम एक्नॉलेजमेंट नंबर वही सेम यूज किए हैं कनेक्शन वाला। ये वाला पहले, इसके पहले वाला जो था सीक्वेंस था 8000, तो हम 8001 जब कोई भी सेगमेंट जाएगा उसमें डेटा होगा या सिन होगा, मतलब सिंक्रोनाइज वाला होगा, वो भी एक सीक्वेंस नंबर लेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होगा तो उसको कोई सीक्वेंस नंबर नहीं चाहिए, तो जो पहले का जो सीक्वेंस नंबर है उसको हम कंटेन कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes. अब ये डेटा गया, और ये डेटा 9000 तक गया था, तो ये सीक्वेंस नंबर 9001 से शुरू हो गया, और 9001 से 10000, तो ये हम पूरा का पूरा 1000 बाइट यहाँ भेज दिए, 1000 बाइट यहाँ भेज दिए, ठीक है। अब हमको इसका दोनों एक साथ भेजे थे, तो हमको अब इसका एक्नॉलेजमेंट भेजना था। तो हम लोग क्या किया कि 10,000 बाइट तक गया है, अब हम नेक्स्ट बाइट का डिमांड करते हैं। नेक्स्ट बाइट का डिमांड करते हैं, दो तरह से एक्नॉलेजमेंट भेज सकते थे। तो हम लोग ऐसे ही पढ़े थे कि डेटा लिंक लेयर पे जो देखे थे कि हम लोग फ्लो कंट्रोल में जब हम डिलीवरी जब एक्नॉलेजमेंट भेज रहे थे तो नेक्स्ट फ्रेम फ्रेम का को डिमांड कर रहे थे। डिमांड करते थे, ठीक। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि 10,000 तक बाइट आ चुका है मेरे पास, ये तक आ चुका है। तो अब हम एक्नॉलेजमेंट में 10,001 भेज रहे हैं, 10,001 भेज रहे हैं, और ये एक्नॉलेजमेंट हम इस डेटा के रिस्पांस में भेज रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसलिए पता चलेगा कि आपका सीक्वेंस जो नंबर सेव रखते थे। सीक्वेंस नंबर था, आपका जो एक्नॉलेजमेंट था वही हमारा सीक्वेंस है, और आपका जो डेटा था वो हमारा एक्नॉलेजमेंट है, ठीक। अब ये डेटा गया, ये डेटा कहाँ गया? सीक्वेंस नंबर 15001 से लेके 17,000, 2000 बाइट लेके गया। अब इसका डिलीवरी हमको इंश्योर करना है और इसको बताना है कि मिल गया। तो क्या बोलेंगे? 17,000 तक भेजा है, तो बोलेंगे कि एक्नॉलेजमेंट में हम 17,001 लिख के भेजेंगे, मतलब नेक्स्ट बाइट दीजिए, यहाँ तक मिल गया।
ठीक है, तो एक तो है कि यस और नो, और दूसरा है क्या कि जितना बाइट, जितना पैकेट मिलना था ए बी सी डी, 4 पैकेट मिलना था, ए भेज दिए, तो हमको रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट बी बोलेगा। तो हमको मतलब है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम के बारे में बात हो रहा है, यहाँ भी वही बात है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट की बात हो रही है, ये हमको मिल गया। क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, कोई डेटा पार्ट नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट जो होगा वो अलग से कोई सीक्वेंस नंबर होल्ड नहीं करेगा, अलग से कोई सीक्वेंस नंबर होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज इट इज विदाउट डेटा। ठीक है, तब क्या होगा, ये कोई एक सीक्वेंस जो यूज हो चुका है या ऑलरेडी यूज में है, उसी सीक्वेंस को यूज करके चला जाएगा। ठीक, इसका हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, तो इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, हम डेटा सेंडिंग में 3 वे थोड़ी करेंगे कि डेटा भेज दिए, मैसेज दिए और हाँ हाँ मिल गया, वो वाला बात नहीं। क्लियर हुआ Yes, sir. कोमल? यस सर। ओके, ये हो गया बात। इसके बाद जब डेटा डिलीवरी हो गया, फाइनली कनेक्शन अब हमको डिस्कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये कि हम अब सर्वर को ये बोलें कि भाई अब मेरा खत्म हो गया है काम, आप अपना जितना रिसोर्सेज, जितना रिसोर्स, मेमोरी, डेटाबेस में मेरा एंट्री, एवरीथिंग जो आप रिसोर्स अलोकेट करके रखे हैं मेरे लिए, उसको सबको रिलीज कर दीजिए। अब हमका मेरा डेटा वाला काम हो गया, मेरा डेटा वाला काम हो गया। ठीक है, विनायक ध्यान दो इधर। कनेक्शन टर्मिनेशन, इसमें भी 3 वे हैंडशेकिंग है। इन द नॉर्मल सिचुएशन द क्लाइंट टीसीपी आफ्टर रिसीविंग a close command from the client process send the first segment, that is the fin, है ना, फाइनल fin segment को भेजेगा, in which the fin segment is set. Fin segment can include the last chunk of data sent by the client। मान लो लास्ट चंक ऑफ डेटा है, हम इसको भेजे और इसके बाद हमको डिस्कनेक्ट कर देना है कनेक्शन, इसके बाद और कोई डेटा बचा नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, लास्ट चंक ऑफ डेटा के साथ ही हम फिन फ्लैग ऑन करके भेजेंगे। ठीक, सर्वर समझ जाएगा ये लास्ट चंक ऑफ डेटा भेजा गया है, या क्लाइंट समझ जाएगा कि सर्वर की तरफ से लास्ट चंक ऑफ डेटा है, अब वो कनेक्शन अब उसको टियर ऑफ करना है। अगर हमको वैसा करना है तो, नहीं तो फिर अलग से फिन सेगमेंट भी भेजेंगे। अगर फिन सेगमेंट अकेले जा रहा है, अच्छा सीक्वेंस नंबर तब भी लेगा, खैर यहाँ तक हो गया। फिन सेगमेंट का इंक्लूड लास्ट चंक ऑफ डेटा सेंड बाय द क्लाइंट, और इट कैन बी जस्ट a control segment as shown in the figure. If it is only a control segment, it consumes only one sequence number. अगर डेटा है तो जितना जितना बाइट रहेगा उतना सीक्वेंस नंबर लेगा, और अगर वो सिर्फ फिन है, फाइनल है, तो वो सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर देगा। द फिन सेगमेंट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डेटा। ओके, कैसे होगा देखो, यहाँ पे सीक्वेंस x है, एक्नॉलेजमेंट y है, और f ऑन कर दिए, f फिन ऑन कर दिए हैं, और ये जब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो हमको ये सीक्वेंस y एक AC के सीक्वेंस का +1, मतलब ये सीक्वेंस x था, तो इसको जो एक्नॉलेज करेगा तो एक बढ़ा के करेगा। ठीक है, तो ये क्या किया कि x+1 नाम से ये एक्नॉलेज किया, और ये सीक्वेंस y था जो हम एक्नॉलेज y कर रहे थे, मतलब सीक्वेंस y, इसको जब हमको यहाँ मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम इसको y को +1 लगा के एक्नॉलेज करेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ से हम भेजे कि भाई कनेक्शन ऑफ कर दीजिए, बोला ओके ओके, ये ओके मिल गया, ये बताने के लिए बोले हाँ ठीक है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एग्री, और एग्री का मैसेज मिल गया, उसके लिए भी हम बताएं ओके आई गॉट इट। तो वही सेम का सेम कंडीशन यहाँ भी है हमारा कनेक्शन में भी, कनेक्शन लॉस में भी, कनेक्शन टियर ऑफ में भी। ये हमारा टीसीपी का कनेक्शन था, और आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको नेक्स्ट क्लास में क्या समझ में पढ़ाएगा? आया तो बताओ। कोई कुछ बोला क्या? यस सर, पूछ रहा था नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाइएगा? नेक्स्ट क्लास में
one. Hungry. Oh. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक काम करते हैं, एक और टोपोलॉजी जो एक और जो एल्गोरिथम बचा हुआ प्रोटोकॉल एचटीटीपी उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम टीसीपी मॉडल, टीसीपी ओएसआई मॉडल जैसे है वैसे टीसीपी मॉडल है, उसको भी वो डिस्कस कर देंगे और ओएसआई के साथ रिलेट करके एक कंपैरिजन हम लोग करके देखेंगे उसको। उसके बाद हम लोग सेशन लेयर पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. नो प्रॉब्लम, बाय। Bye, sir.